तो सर एजेंसीज का आपने जिक्र किया, तो कुछ इस तरह की भी इतलात आ रही हैं, और वो हमारा अगला है कि जो हमारी चीफ जो एजेंसी है, स्पाई एजेंसी, उसके एक स्पाई मास्टर थे, बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत, जनरल फैज हमीद साहब। तो उनके बारे में जो है वो इस तरह की इतलात अब आ रही हैं कि उनको, वैसे तो बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि उनकी कोई इंक्वायरी हो रही है, लेकिन आपके पास इस हवाले से कोई खबर है कि उन्होंने कुछ बातें बताई हैं हालिया किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान? तो क्या खबर है सर इसके हवाले से, जनरल फैज के बारे में क्या क्या हो रहा है उनके साथ? देखिए, जनरल फैज को इन्वेस्टिगेट किया गया और जी। सबसे पहले जो मेरे पास इतलात हैं उनसे ये पूछा गया कि जब आप कोर कमांडर बहावलपुर थे तो आप इमरान खान को मिलने जमान पार्क आते थे। उसकी अच्छा। तस्वीर उन्हें दिखाई गई और कहा गया कि वो आपको क्या जरूरत थी उस वक्त इमरान खान से मिलने की। हम्म। हुँ। आप ना डीजीआई थे ना आप कुछ थे, तो आप क्यों एज कोर कमांडर बहावलपुर जो हैं वो इमरान खान को मिलते थे? तो उन्होंने उसके जवाब में व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए हैं कि मुझे जब जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा है, मैं तब ही इमरान खान से मिला हूँ। उनकी इजाजत के बगैर मैं इमरान खान को कभी नहीं मिला। और उन्होंने सबूत के तौर पे मैसेजेस दिखाए हैं और कहा है कि हर मुलाकात की रिपोर्ट मैं आर्मी चीफ को देता था। आप ये बात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछें कि वो मुझे इमरान खान के पास क्यों भेजते, जबकि मैं कोर कमांडर बहावलपुर था। ये तो आर्मी चीफ की मर्जी है, वो जिसको मर्जी भेजे। मेरे पास जी। उनके मिलने की अप्रूवल्स मौजूद हैं, ये मैसेजेस हैं जो उन्होंने मुझे किया कि आप जाएं इमरान खान से मिलें और ये बात करें। मैंने वो बात की और बात करके व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दी या फोन पर दे दी। तो ये जो मैंने कभी भी फौज के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान से मुलाकात नहीं की, लिहाजा उनके ऊपर तो उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन में तो क्लीन चिट हासिल की है, ये कह करके वो कभी भी आर्मी का डिसिप्लिन तोड़ के या किसी तरह वो इमरान खान को नहीं मिले हैं। जब भी मिले हैं अपने बॉस की इजाजत से मिले हैं और रिटायरमेंट के बाद वो कभी इमरान खान को नहीं मिले। सही। तो सर ये तो एक तरह से समझें कि जनरल बाजवा के खिलाफ फिर चार्जशीट बनती है, और आर्मी चीफ के खिलाफ हाथ नहीं लगाना उनको, तो क्योंकि वो तो चीफ हैं। तो ये तो फिर समझें कि मामला जो है वो खटाई में पड़ेगा बिलाखिर। यस। जहां तक मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि 9 मई के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं उनमें जनरल फैज खुद को क्लियर करने की पोजीशन में आए हैं और उन्होंने अपने और इमरान खान के रिलेशनशिप को एक डिसिप्लिन्ड रिलेशनशिप जाहिर किया है कि मैं जो भी करता रहा हूँ या मेरी जो भी पॉलिसी रही है वो विद द कंसेंट ऑफ देन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रही है। अगर मैंने कोई डिसिप्लिन तोड़ा होगा तो वो आर्मी चीफ मेरे ऊपर कर सकेंगे। जब से मैं रिटायर हुआ हूँ मैं नहीं मिला हूँ, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं है और उनके गैजेट्स भी इस हवाले से चेक किए गए हैं। राइट। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि वो जो बात की जाती है कि जनरल फैज़ जो हैं वो फिर इसमें इतने इम्पोर्टेंट शायद एलिमेंट नहीं है 9 मई के। और लोग जो हैं वो जनरल बाजवा जो कहते थे कि 10 में से फिर अगर 8 काम अपने मेरे मर्जी से कर रहे हैं और 2 अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर अब बंदा क्या कह सकता है? तो शायद इस वाले मामले में कम से कम जनरल बाजवा कंप्लीटली ऑन बोर्ड ही थे। हाँ, जनरल बाजवा ऑन बोर्ड। जो जनरल फैज ने ऑन द फेस ऑफ इट इंक्वायरी में साबित हम्म। किया है वो यही साबित किया है कि मैंने जो भी किया है वर्दी में हम्म। वो विद द कंसेंट ऑफ देन चीफ किया है और वर्दी से उतारने के बाद से मेरा कोई सियासी किरदार नहीं है। आप साबित करें मैं कभी इमरान खान को मिला हूँ? मैंने तो अपनी बेटी की शादी पे उन्हें नहीं बुलाया था और ना वो आए थे और मेरा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ज़बरदस्त। तो ये तो चलें एक वो बड़ी खबर है। अच्छा सर, फाइनली हम क्योंकि हम एजेंसीज़ की बात कर रहे हैं, तो एजेंसीज़ के एक पुराने रफ़ीक हैं हमेशा के, चौधरी परवेज़ इलाही। तो उनके बारे में भी जो है वो इत्तलात थी। आज उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको बेल तो मिल गई है। बाहर ग़ालिबन वो अभी तक भी नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह की इत्तलात हैं कि उनकी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई, वो मुस्लिम लीग काफ में जा रहे हैं, और मोनिस इलाही जो हैं वो तैयार हैं उनको अकेला छोड़ने के लिए। जावेद चौधरी साहब ने भी एक कॉलम वो वीलॉग किया है अपना यूट्यूब के ऊपर अपना इस हवाले से। तो आपकी क्या इत्तलात हैं? क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या वो वाक़ई काफ लीग में जा रहे हैं, और मोनिस इलाही की क्या पोज़ीशन है? एक वो जो एक चलती है कि बाबा इन पेन और बेटा इन स्पेन।
तो उसके अंदर कोई तब्दीली वाकई होने जा रही है या नहीं नहीं, वैसे ही उसमें चलेगा काम? तब्दीली तब्दीली आ गई। वो कहते हैं बेटा स्पेन में, बाप कैंप जेल में। ठीक है ना। अच्छा। तो अब सूरत हाल ये है कि आपको तो पता ही है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। जी ठीक है ना। वो जी जी बिल्कुल। सायरा से जी उसकी जी तस्वीरें भी आई हैं। तो जब से जी। उन्होंने दूसरी शादी की है, तो घरेलू ताल्लुकात उनके अपनी पहली बेगम से और मोनस से को इतने आइडियल नहीं है। इस वक्त सही भी उनके जेल में होने का मोनस और उसकी अम्मा एंजॉय कर रहे हैं, पेन में नहीं। ठीक है ना। सही। कि वो बेवफा निकले हैं मोनस की अम्मा के, तो मोनस के भी मोनस और मोनस की अम्मा जो है, वो कह रहे हैं कि बाबा जेल में ही रहे, आके भी तेने सायरा को ले जाना है ना। ठीक। ठीक है ना। अच्छा। तो आप हाँ। समझे, हमारे यहाँ किसी भी उम्र में सौतन आ जाए, वो कोई इतनी पसंद तो नहीं की जाती है। और आपको और लगता जब है कि बेटे जवान हो जाते बेटे तो तगड़ी जवान हो हो जाती जाए है हमारे में से। तो बिल्कुल। तो इसलिए वहां तो पैसा भी सारा मोनस साहब के पास है, और सियासत भी उनकी वालदा जो है मोनस को देना चाहती हैं। चौधरी हम्म परवेज इलाही वहां रिडंडेंट हो गए। उनका हम्म। पॉलिटिकल वेट खानदान में खत्म हो गया है। वो बेटे को छोड़ दें तो फिर जाके चौधरी शुजात के ही घर रहें। परवेज अपने घर में तो रह नहीं सकते हैं, पैसा सारा मुन्नस के पास है। फिर तो वो शुजात के पैसों पे चले जाएंगे, पलने लग जाएंगे। अपने पास तो उनके पास अब टका नहीं है। ठीक है ना। बल्कि हम्म। इतलात ये है कि वो सायरा को पैसे दिलाने के लिए भी उन्हें मुन्नस की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि वो छोटी अम्मी को तो पैसे भेज दें। तो अच्छा। इसलिए जो मोनस उनके जेल में होने का कोई भार नहीं ले रहे। बल्कि 3 दिन जेल से परवेज इलाही मोनस को फोन करते रहे हैं, मोनस ने फोन नहीं उठाया। हम्म। फिर उन्होंने घर फोन किया कि उसे को मेरा फोन तो सुन ले। तो उसने अब्बा को कहा, अब्बा आप इनको कहेंगे पहले आप बाहर आएंगे, फिर हम बाहर आके फैसला करेंगे, अगर ये आपको अंदर रखते हैं तो अंदर ही रहें। तो मेरे यानी ख्याल में उनको। उनके, हाँ, मेरे ख्याल में ये नतीजा अखज हो गया है कि चौधरी परवेज इलाही का मोनस इलाही पे कोई असर नहीं है, और मोनस इलाही का परवेज इलाही पे कोई असर नहीं है। एक भरम ही हम्म। रह गया हुआ है। वो अब परवेज इलाही तोड़ना चाहें या खामोशी रखें, वो एक अलग बात है। लेकिन पॉलिटिकली अब चौधरी परवेज इलाही किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो अपने घर में, इसीलिए आपको पता है अहमद मीर साहब ने भी अपने शो में कहा, सब ने कहा कि असल तो मोनस की अम्मा है, जो पीटीआई के साथ हैं। तो असल में मेरे ख्याल में मोनस की जो अम्मा है और मोनस है, वो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ है, उन्हें मरवाना चाहते हैं। ठीक है ना। इसलिए वो हम्म। खुद तो बाहर चले गए हैं, लेकिन वो परवेज इलाही को खुद ही नहीं चाहते कि वो बाहर आए। उनकी सजा यही है कि वो अंदर रहें, क्योंकि मोनस की अम्मा को शायद अब परवेज इलाही साहब में सौतन आने के बाद उतना कोई ख्याल नहीं रहा जितना होता था। सही। ये तो चले परवेज इलाही साहब के लिए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि या तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास वापस जाना पड़ेगा जिनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, या फिर जेल में रहना पड़ेगा तो उनका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ये कैश 22 सिचुएशन है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बुरी सिचुएशन है। कैश 22 इतनी बुरी नहीं होती।